चलो बच्चों, तो आज हम लोग साइंस में चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम लिविंग बॉडी के अंदर हमारा सबसे फंडामेंटल यूनिट, सबसे ज़रूरी चीज़ सेल के बारे में समझ रहे थे। हर लिविंग बॉडी जो होती है वो बेसिक किससे बनी हुई होती है? तो छोटे से छोटे सेल से बनी हुई होती है। उसके बारे में हम लोग समझ रहे थे। सेल कैसे फाइंड हुआ था सबसे पहले, इसके बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन मिली थी, वो सब हमने कल के वीडियोस में देखा था। और साथ में आखिरी एक टॉपिक हम लोग देख रहे थे कि जिसमें व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, कि सेल किससे बना हुआ होता है, जिसमें हमने देखा था कि सेल में मेनली 4 पार्ट होते हैं। होता है ना, मेनली 4 पार्ट। कि एक सेल मेम्ब्रेन इसका मतलब कि सेल के ये बाहर की लेयर, बाहर की बॉर्डर, बरोबर ना। मेम्ब्रेन मतलब एक तरह की लेयर कहलाती है, तो ये बाहर की लेयर उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरा वो आता है सेल वॉल जो सिर्फ प्लांट सेल में होता है। सेल वॉल से प्लांट सेल में होता है, बरोबर। सेल के बिल्कुल बाहर एक थिक लेयर जो आई हुई होती है, जिसे कहेंगे सेल वॉल। फिर न्यूक्लियस, सेल का बिल्कुल सेंट्रल पार्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये न्यूक्लियस। एंड आखिरी में साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अलावा आसपास की जितनी भी स्पेस है, जैसे यहाँ पे ये येलो कलर की दिखाई दे रही है, या यहाँ पर ये ग्रीन कलर का जितना भी स्पेस है, न्यूक्लियस ये जैसे ये पर्पल टाइप कलर दिखाई दे रहा है, और उसके आसपास का जितना भी स्पेस है वो पूरा क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो सेल जो है, कोई भी सेल मेनली ये 4 चीज़ों से बना हुआ होता है, और हम लोग आज इन चारों चीज़ों के बारे में समझे थोड़ा थोड़ा। जैसे कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे वो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन, जिसे याद हो कल जो है वो हमने ऑनियन पील के बारे में समझा था। ऑनियन पील, ऑनियन का छिलका होता है, उसे अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो उसमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। सही बात है ना। जो ये हर एक ये रेक्टेंगुलर पार्ट, वो छोटे छोटे सेल होते हैं। उसमें जो ये डार्क कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है न्यूक्लियस। ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियस, सेल का बिल्कुल इम्पोर्टेंट और मेन पार्ट। और ये जो बाहर की बॉर्डर बता रही है ना, हर सेल में, हर रेक्टेंगल में जो बाहर की बॉर्डर है, ये बाहर की बॉर्डर वो सेल मेम्ब्रेन होती है, बराबर ना। ये बाहर की बॉर्डर वो क्या कहलाई? सेल मेम्ब्रेन कहलाई। सेल मेम्ब्रेन भले ये यहाँ पे ये ऐसा फोटो दिया हुआ, लेकिन एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी ऐसा होता है। सेल मेम्ब्रेन जो अलग अलग तरह के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और कुछ कोलेस्ट्रॉल से बनी हुई होती है, मतलब फैट से बनी हुई होती है। जो सेल मेम्ब्रेन बाहर की लेयर भी होती है ना, जो कुछ प्रोटीन से, कुछ कार्बोहाइड्रेट से, या कुछ जो है वो ये फैट्स के थ्रू ये बनी हुई होती है। और ये सेल मेम्ब्रेन मेनली क्या काम करती है? सेल के बाहर की जो ये लेयर है, ठीक है, ये लेयर ऐसी बनी हुई होती है, लेकिन ये काम क्या करती है? तो इसका काम है, पहला मेन काम है कि वर्क एज अ बैरियर, बैरियर की तरह वर्क करना। बैरियर की तरह मतलब कि एक तरह से जो है वो ये दीवार बनकर वो रहती है कि बाहर से कोई भी हार्मफुल मटेरियल इस सेल में ना आ जाए, वो ये ध्यान रखता है, बराबर ना। जैसे ये सेल हुआ ना, ऐसे ही नॉर्मल स्ट्रक्चर सेल, ये बीच में आया न्यूक्लियस, इसके आसपास की ये जो स्पेस है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है, और सेल का ये जो लेयर हुआ पूरा, ये कहलाया सेल मेम्ब्रेन, बरोबर। तो ये एज अ बैरियर वर्क करती है। बैरियर मतलब एक दीवार की तरह ये काम करेगी कि जिससे बाहर से कोई भी हार्मफुल मटेरियल अंदर ना आ जाए। दूसरा कि इसका स्ट्रक्चरल वर्क है। स्ट्रक्चरल वर्क मीन्स कि ये जो है वो ये सेल को एक तरह का फिक्स स्ट्रक्चर देती है, एक शेप देती है। हर सेल को एक फिक्स शेप देने का वर्क भी जैसे इसका होता है। दूसरा एज अ कम्युनिकेशन ये वर्क करते हैं। कम्युनिकेशन मतलब कि यहाँ पे अगर देखो, इस फोटो में अगर ध्यान से देखो, ये जो ऑनियन पील का है, इसके अंदर ये हर एक लेयर वो दूसरी लेयर से भी जुड़ी हुई होती है, दूसरे सेल से जुड़ी हुई होती है ना, बराबर ना। तो ये जैसे ये एक सेल हुआ रेक्टेंगल, तो उसके पास में एक दूसरा भी तो रेक्टेंगल सेल बना हुआ है, उसके पास में तीसरा भी तो रेक्टेंगल सेल बना हुआ है,
मतलब हर सेल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, तो उसमें एक सेल से दूसरे सेल तक जैसे एक सिग्नल पहुंचाने का वर्क वो भी ये सेल मेम्ब्रेन करते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे कि ये कम्युनिकेशन का वर्क करते हैं। कोई एक सेल में कुछ हुआ हो तो उसका सिग्नल दूसरे सेल तक, फिर उससे सिग्नल दूसरे सेल तक, कि जिसकी वजह से तो हमारी पूरी बॉडी में हमारा नर्वस सिस्टम जैसे काम करता है ना, ठीक है। तो वो एकदम बेसिक इन सेल्स के थ्रू ये कम्युनिकेशन होता है। या कितने सारे सेल ऐसे होते हैं कि जिनमें ये सेल मेम्ब्रेन मोबिलिटी का काम करता है। मोबिलिटी मतलब चलने फिरने का काम, जैसे कि अमीबा। कल अमीबा के बारे में पढ़ा था ना। अमीबा ऐसा होता है कि जिसका कोई फिक्स शेप नहीं, ये अमीबा का शेप जैसे हो गया, और वो यूनिसेल्युलर है। यूनिसेल्युलर मतलब कि एकदम छोटा एक सेल का बना हुआ ये अमीबा होता है, और वो सिर्फ एक सेल का बना हुआ ये छोटा सा एनिमल, छोटा सा ऑर्गेनिज्म, वो चलने फिरने का काम, उसकी मोबिलिटी, उसका लोकोमोशन, वो भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, ठीक है ना। इसके थ्रू ये मोबिलिटी होती है। या तो ऑलमोस्ट सेल में केमिकल रिएक्शन के लिए भी सेल मेम्ब्रेन काम करता है। मतलब कि सेल के अंदर जो भी मटेरियल की ज़रूर हो वो मटेरियल लाना, और जो वेस्ट मटेरियल है उसे सेल से बाहर फेंक देना, ठीक है। ऐसे रिएक्शन करने का काम भी ये सेल मेम्ब्रेन करता है। या ऐसे समझो कि हम लोग जैसे हम ह्यूमंस क्या करते हैं, तो भाई ब्रीथिंग के वक्त, रेस्पिरेशन के वक्त ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन लेता है ना, ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कहाँ तक जाता है, तो कहते हैं ये ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी में हमारे हर एक सेल तक पहुंचता है। हमारी बॉडी के अंदर करोड़ों, आप गिन भी ना सको इतने ज़्यादा जो है वो छोटे छोटे सेल आए हुए हैं, बराबर ना, हमारी बॉडी के अंदर। और ये हर एक सेल के पास ये ऑक्सीजन पहुंचता है, बराबर। और हर एक सेल में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सेल में से बाहर निकलता है। तो इन सेल में समझो, इस सेल के अंदर से, ये अंदर से वो ऑक्सीजन लेना और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेजना, ये केमिकल रिएक्शन का काम भी सेल मेम्ब्रेन करते हैं। और ये जो वर्क होता है ना, ये जो वर्क होता है ना, वो होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। किसके थ्रू? ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। तो अब ये सेल मेम्ब्रेन हम लोग समझ रहे हैं ना, उसे साइड में रखकर पहले हम लोग एक नया टॉपिक समझें। तो वो टॉपिक आता है ऑस्मोसिस। क्या ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ऑस्मोसिस वो डिफ्यूजन प्रोसेस का एक पार्ट है। कौन सी प्रोसेस का? डिफ्यूजन प्रोसेस का एक पार्ट है ऑस्मोसिस। और ये ऑस्मोसिस होता क्या है वो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझें। एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनके थ्रू समझते हैं। चलो तो सुनना ध्यान से। देखो, आप लोगों के पास है ना रेसिन्स होगी, रेसिन्स आप लोगों ने खाई होगी। वो आप लोग क्या कहते हैं, वो ड्राई फ्रूट में आती है ना, छोटी सी वो किशमिश आती है जैसे, ठीक है ना, वो रेसिन्स, वो आप लोगों ने देखी होगी, खाई होगी, ठीक है। तो वो अगर रेसिन्स, सपोज अगर वो रेसिन जो है वो आप लोग पानी में डाल देते हो, उसके कुछ जो है वो रेसिन्स लेकर, ये किशमिश लेकर अगर वो पानी में डाल देते हो, तो क्या सिचुएशन होगी, क्या सिचुएशंस होगी उनमें? तो उनमें तीन तरह की सिचुएशन हो सकती है। तीन सिचुएशन हो सकती है कि या तो वो रेसिन्स जो है वो बिल्कुल फूल जाएगी, ठीक है ना, बिल्कुल फूल जाएगी वो। या तो वो रेसिन्स एकदम श्रिंक हो जाएगी, जैसे थर्ड वाले में दिया हुआ है, वो रेसिन्स एकदम श्रिंक, एकदम सिकुड़ जाएगी वो। या तो पहले वाले की तरह वो एकदम स्वेलो हो जाएगी, फूल जाएगी। या तो तीसरे वाले की तरह एकदम श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। या तो फिर ये जैसे सेकंड में दिया हुआ है, कुछ भी नहीं होगा, एज इट इज़ वैसे की वैसे ही रहेगी, कोई फ़र्क नहीं होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि पहली कंडीशन में क्या होगा कि कोई रेसिन्स ऐसे वर्क करेगी कि जिससे जो पानी होगा ना, बाहर का पानी होगा ना, वो पानी वो रेसिन के अंदर एब्जॉर्व कर लेगी, बाहर का पानी अंदर की तरफ एब्जॉर्व कर लेगी। और वो वाटर जब अंदर की तरफ एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो रेसिन्स, वो किशमिश क्या हो जाएगी, एकदम से फूल जाएगी। होगा ना ऐसा, जैसे फोटो में देख रहे हो। या तो ऐसे होगा कि जब उसे पानी में डाला जाएगा ना, पानी में डाला जाएगा ना, तब
उस वक्त जो है ये रेसेंस जो हुई, उनके अंदर अगर ज़्यादा पानी होगा ना तो वो बाहर की तरफ पानी जो है वो फेंक देगी, बाहर की तरफ पानी फेंक देगी, कि जिसकी वजह से वो रेसेंस एकदम से श्रिंक सिकुड़ जाएगी। या तो तीसरी ये कंडीशन, ये जैसे बीच में दिया हुआ है कि ये कंडीशन के हिसाब से उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, वो एज इट इज़ ही रहेगी, कोई फ़र्क नहीं। बराबर। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा जो है वो ये वाटर की एक प्रॉपर्टी है कि वाटर हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो है वो जाता है, हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, वाटर हमेशा ऐसे पास करता है। आप लोगों को ये भी ध्यान होगा कि चलो एक और एक्सपेरिमेंट बताता हूँ कि सपोज आप लोगों ने दो जो है वो बीकर लिए हुए हैं, दो बीकर मीन्स कि दो पानी के जो है वो बड़े से बीकर लिए हुए, पूरा जो है वो पानी से भरा हुआ, बराबर। एक वो पूरा पानी से भरा हुआ है, और एक वो पूरा पानी से भरा हुआ है, और दूसरा जो है वो पूरा नहीं भरा हुआ, थोड़ा सा ही पानी से भरा हुआ है, बराबर, थोड़ा सा पानी से भरा हुआ है। और दोनों के बीच में सपोज हम लोग एक पाइप ज्वाइंट कर लेते हैं, हम लोग एक पाइप ज्वाइंट कर लेते हैं, दोनों को एक पाइप से ज्वाइंट कर लेते हैं, और इस पाइप को जो पहले खुला हुआ नहीं था उस पाइप को अगर खोल दें, बीच में से वो पाइप अगर खोल दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा कि यहाँ का जो भी पानी है वो पानी इस तरफ आता जाएगा, होगा कि नहीं? इस तरफ जो ज़्यादा पानी होगा वो पानी इस तरफ आता जाएगा ना, और वो ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बराबर, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बराबर। लेकिन क्या पूरा का पूरा पानी इस बीकर में जितना भी पानी हो गया, क्या सबका सब पानी इसमें आ जाएगा? सभी पानी इसमें आ जाएगा? नहीं आएगा। तो कितना पानी आएगा? कब तक इसमें पानी बढ़ चलता रहेगा? समझ आ रहा है ना? दो बीकर को अगर हम पाइप से ज्वाइन कर लें तो यहाँ का पानी इस तरफ आता जाएगा ना, ठीक है ना, यहाँ इस तरफ पूरा पानी आता जाएगा, लेकिन क्या पूरा का पूरा खाली नहीं हो जाएगा? कितना पानी, कब तक पानी आता रहेगा? तो तब तक आता रहेगा जब तक दोनों में पानी लेवल ना हो जाए, एक लेवल में ना पानी आ जाए, तब तक। दोनों में लेवल हो जाए तो वो पानी मूवमेंट करना बंद कर देगा, इसमें जितना पानी है इसमें भी उतना ही पानी है, बराबर ना। ये वाटर की प्रॉपर्टी है। वैसे ही इन रेसिन्स के साथ भी होता है कि अगर कुछ रेसिन्स जो है वो आप लोग अगर इसमें डालोगे ना, पानी में अगर डालोगे कुछ किशमिश, तो उस किशमिश के अंदर भी पानी होता है और ये बाहर भी, इसमें भी पानी है ही, ठीक है। तो इसे जब आप पानी में डालोगे ना तो क्या होगा, इसके अंदर का पानी भी होगा और ये बाहर भी पानी होगा। इसके अंदर के पानी में भी कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा, उसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होगी, और ये बाहर के पानी में भी कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो वाटर हमेशा ऐसे काम करता है कि जहाँ पर जिसमें भी लो कॉन्सेंट्रेशन हो ना, तो वहाँ वो जो है वो दूसरी साइड से पानी को अट्रैक्ट कर लेता है। मतलब अगर ये किशमिश जो है वो हम लोग पानी में डालते हैं, अगर इस किशमिश में पानी का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, उनकी समझो उनके अंदर जो केमिकल्स आते हैं, कॉन्सेंट्रेशन मतलब सिंपल सी वे में समझो, उनके अंदर की जो डेंसिटी हुई, जो केमिकल्स उनके अंदर है वो बाहर के कंपैरिजन में कम है। जो किशमिश आप पानी में डाल रहे हो, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बाहर के कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से कम है तो ये किशमिश क्या करेगी, बाहर से जो है वो वाटर को एब्जॉर्व कर लेगी। तो बाहर से वाटर को एब्जॉर्व कर लेगी तो उस वक्त ये किशमिश वो एकदम से फूल जाएगी, भर जाएगी ना, ऐसे ही, बराबर ना। या फिर जैसे ये होगा कि अगर वैसे ही कोई किशमिश अगर जो है वो आप पानी में डालते हो, जिसमें किशमिश के अंदर भी जो पानी होगा ना उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर बाहर के कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा हुआ, इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर बाहर के कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा हुआ, तो ये किशमिश क्या करेगी कि अपना कुछ पानी वो बाहर की तरफ छोड़ देगी, अपना कुछ पानी बाहर की तरफ छोड़ देगी, कि जिससे इसके अंदर का कॉन्सेंट्रेशन और ये पानी का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाए, जिसकी वजह से ये किशमिश क्या हो जाएगी, थोड़ी सी श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। या तो वैसे ही अगर कोई किशमिश आप इस पानी में डालते हो, इस पानी में जब आप डालते हो तब इस किशमिश के अंदर जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है और ये बाहर के वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है, अगर वो दोनों कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हुआ, अगर वो दोनों कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हुआ तो फिर इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा,
उसमें कुछ भी चेंजेस होगा नहीं, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, बराबर ना, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, वो सेम टू सेम ही रहेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस, कि हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले जो पार्टिकल्स हो, जो जो मटेरियल हो, वो हमेशा इक्वल बनाने की प्रोसेस, उसे ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं, बराबर ना। ये किशमिश अंदर डाली तो उसके अंदर का वाटर कॉन्सेंट्रेशन और बाहर का वाटर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल बनाने की प्रोसेस, वो ऑस्मोसिस कहते हैं। और उसमें ये 3 टाइप्स, ये भी नाम ध्यान रखना, कि जब आप जो है कोई भी मटेरियल जब पानी में डालते हो, तो अगर बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो ना, ये वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, किशमिश का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तभी तो वो पानी उसके अंदर चला जाएगा ना, बराबर, तभी तो वो किशमिश बाहर के पानी को एब्जॉर्व कर लेगी और थोड़ी सी फूल जाएगी। तो जिसमें बाहर के वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा हो ना, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कि जब बाहर के वाटर का कॉन्सेंट्रेशन वो कोई मटेरियल के कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा हो, वैसे ही अगर कोई बाहर के वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अंदर के मटेरियल के कॉन्सेंट्रेशन से कम हो, अगर बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, बराबर ना। इसमें किशमिश में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन था और बाहर वाटर में कम कॉन्सेंट्रेशन था, तभी तो किशमिश ने अपना पानी बाहर छोड़ दिया और खुद श्रिंक हो गई, सिकुड़ गई, ठीक है ना। तो जिसमें बाहर अगर कॉन्सेंट्रेशन कम हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं हाइपरटोनिक। और जिसमें बाहर का कॉन्सेंट्रेशन और ये अंदर का कॉन्सेंट्रेशन, कोई भी मटेरियल जैसे किशमिश के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन, दोनों अगर इक्वल हो, तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, बराबर। तो ये तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस हुई। ऐसे ही इसी तरह से सेल में भी इसी तरह से वर्क होता है। जो एक छोटा सा सेल हो, तो सेल के अंदर जो जो मटेरियल की ज़रूर हो ना, जैसे वाटर की ज़रूर होती है, सॉल्ट की ज़रूर होती है, या फिर जो है वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उनकी ज़रूर होती है। तो ये सेल भी इसी तरह से ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही ये मटेरियल अंदर या बाहर करता है, बराबर ना। इस सेल को कोई नोज तो होता नहीं है हमारी तरह, ठीक है ना। इस सेल के अंदर तो कोई नोज नहीं होता, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है, जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, सेल मेम्ब्रेन है, उसके थ्रू ही ये ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है। मतलब अगर सेल के अंदर वाटर का प्रोपोर्शन कम हो जाए ना, अगर पानी कम हो जाए ना, तो बाहर से जो है वो वाटर थोड़ा सा अंदर आ जाता है। कितना अंदर आता है? तो जब तक बाहर का कॉन्सेंट्रेशन और अंदर का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, मतलब सेल को जितना ज़रूरी है उतना ही पानी बाहर से अंदर आ पाता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। वैसे ही भले सॉल्ट की ज़रूर हो, ऑक्सीजन की ज़रूर हो, कि अगर सेल को ऑक्सीजन की ज़रूर हो, कम हो जाता हो, तो बाहर से जो है वो ऑक्सीजन अंदर की तरफ आता है, लेकिन उतना ही आ पाता है कि जितना उस सेल को ज़रूर हो, ठीक है, कि जिससे अंदर के ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन और बाहर के ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल बन जाता हो, बराबर। तो ये प्रोसेस ऑस्मोसिस कहलाती है। ये हमारा सेल वो इस ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जो है वो वर्क करता है, बराबर है। तो अब जैसे सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, ऐसे ही अब दूसरा देखें तो वो आता है सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल का दूसरा पार्ट वो सेल वॉल आता है। हमने आगे पढ़ा था कि सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में नहीं होता, सिर्फ प्लांट सेल में होता है। सेल वॉल से प्लांट सेल में ही होता है, एनिमल सेल में नहीं। ये सेल वॉल जो है, जो सेल मेम्ब्रेन आता है ना, उसके बाहर की लेयर होती है। आप जैसे फोटो में अगर देख पाते हो, तो ये जो अंदर की लेयर है ना, ग्रीन टाइप, और उसके बाहर भी ये लाइट ग्रीन कलर की जो है, तो अंदर की ये लेयर वो समझो सेल मेम्ब्रेन है, और उसके बाहर की जो ग्रीन कलर की लेयर है वो सेल वॉल। ये सेल वॉल वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही होती है। और इस सेल वॉल का काम क्या होता है? तो ये सेल वॉल जो है वो एज अ सपोर्टर वर्क करती है, एक्ट एज अ सपोर्टर, मतलब कि पूरे सेल को सपोर्ट देती है, ठीक है ना, सेल को मजबूत बनाती है ये सेल वॉल। दूसरा, प्रोटेक्टर की तरह वर्क करती है। प्रोटेक्टर मतलब कि इस सेल को बाहर के हार्मफुल मटेरियल से बचाती है, जो सेल मेम्ब्रेन भी करता है और सेल वॉल भी वही वर्क करती है। बाहर के कोई भी हार्मफुल मटेरियल या कोई दूसरी कोई भी हार्मफुल चीज़ वो सेल के अंदर ना आ जाए, उसे प्रोटेक्ट करने का काम ये सेल वॉल करती है। इसके अलावा दूसरा तो फिल्टरिंग मैकेनिज़्म, इसका वर्क क्या है? फिल्टरिंग मैकेनिज़्म
फिल्टरिंग मैकेनिज्म का मतलब कि ये वो एज अ फिल्टर वर्क करती है, फिल्टर की तरह। फिल्टर मतलब एक छन्नी की तरह। आप जब पानी को छानते हो तो बीच में छन्नी रखते हो ना, कि जैसे कचरा बाहर ही रहे और साफ पानी है अंदर आए। उसी तरह से ये सेल वॉल फिल्टर की तरह वर्क करती है कि बाहर से कोई भी मटेरियल आता हो ना तो वो फिल्टर होकर अंदर आता, बराबर। हार्मफुल मटेरियल बाहर ही रह जाते हो और ज़रूरी मटेरियल अंदर आते हो। तो एज अ फिल्टर ये वर्क करते हैं, ठीक है ना। ये सेल वॉल के फंक्शन है जो सिर्फ किस में आते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं। और ये सेल वॉल भी प्लांट सेल के अंदर भी जो 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 है वो डेड सेल हो ना, डेड सेल हो ना, उसमें ये सेल वॉल सिर्फ बाहर नाम की रहती है, फिर वो वर्क नहीं करती, ठीक है। जो लिविंग सेल हो उसमें ही ये सेल वॉल प्रॉपर वर्क करती है। आपको पता है सेल की एक दूसरी भी ये बात ध्यान देना, हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे भले करोड़ों सेल आए हुए हैं, सेल की एक प्रॉपर्टी है कि सेल हमेशा हमेशा जो है वो ये सेल, जब भी कोई एक सेल अगर डेड हो जाता हो ना तो ऑन द स्पॉट दूसरा सेल फिर से क्रिएट हो जाता है। हमारी बॉडी एक सेल को ख़त्म करती है तो दूसरे नए सेल को ऑन द स्पॉट क्रिएट करती है, बराबर। ये हमारी बॉडी में हर सेल का वर्क है। और प्लांट में भी ऐसा ही होता है, लेकिन जो डेड सेल होता है ना, उस डेड सेल के अंदर ये सेल वॉल वो बताती है कि ये जैसे डेड सेल है। मतलब समझो कि अगर आपने पेड़ में जो है वो कितनी बार कोई सूखे पत्ते देखे होंगे, ड्राई लीव्स देखे होंगे ना, एकदम येलो कलर के हो जाते हैं, एकदम सूखे ड्राई हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं। नहीं तो कोई जगह पर एकदम ग्रीन पत्ते अगर हो, एकदम ग्रीन लीव्स हो, उसे आप पेड़ से जो है वो काट लो, पेड़ से अलग कर दो उस पत्ते को, फिर जो है वो कुछ ही घंटों में देखो तो वो ग्रीन कलर के लीव्स जो है वो ख़त्म होकर एकदम जो है वो येलो कलर के ड्राई लीव्स हो जाएंगे, सूख जाएंगे ना, वो बाहर पत्ता सूख जाएगा कि नहीं। तो ये जो येलो कलर का हो गया ना, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर के सभी सेल मर गए, अब सिर्फ और सिर्फ वो सेल वॉल की वजह से वो अब येलो कलर का दिखाई दे रहा है, कि अब सिर्फ उसमें सेल वॉल बची है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो सेल वॉल का ये फंक्शन हुआ ना। इसके बाद हम लोग सेल का तीसरा पार्ट देखें तो वो पार्ट आता है न्यूक्लियस, सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ होता है, तो जनरली जो भी सेल हो ना, जैसे यहाँ ये दिया हुआ है, जो भी सेल हो उस सेल के बिल्कुल बीच में आया हुआ होता है ये न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस आपको अलग करके यहाँ बताया हुआ होता है, ऐसे दिखते हैं। न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन का होता है। डबल मेम्ब्रेन मतलब इसके ऊपर दो लेयर होती है, एक तो सेल के ये आसपास की लेयर तो होती है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर फिर एक और पार्ट आया हुआ होता है, उसका एक और सेंटर होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियल्स। क्या कहते हैं, न्यूक्लियल्स कहते हैं, बराबर। और ये न्यूक्लियल्स उसके आसपास भी न्यूक्लियस की तरह ही लेयर आई हुई होती है। और ये न्यूक्लियस वो पूरे सेल को मैनेज करने का, चलाने का काम करता है। पूरे सेल का मैनेजमेंट वो इस न्यूक्लियस की वजह से होता है। या समझो कि भाई पूरे सेल जिसकी वजह से चलता है ना वो ये न्यूक्लियस। जैसे समझो हमारी बॉडी में जैसे हार्ट हुआ, अगर हार्ट बंद हो जाए तो पूरी बॉडी बेकार, उसी तरह से ये पूरे सेल का हार्ट हुआ, इसकी वजह से ही तो ये सेल चलता है, ठीक है। और इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, तो ये कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहलाता है, सेल का कंट्रोल सेंटर, बराबर ना। पूरे सेल को कंट्रोल यही करता है ना न्यूक्लियस। दूसरा स्टोर्स डीएनए, कोई भी सेल के अंदर डीएनए क्रिएट करने का काम, या कोई भी लिविंग बॉडी के अंदर डीएनए क्रिएट करने का काम वो ये न्यूक्लियस ही करता है, ठीक है। डीएनए क्या काम करता है, तो डीएनए जो है वो हर लिविंग बॉडी के अंदर एक तरह के जीन्स क्रिएट करता है, जो जीन्स पर्टिकुलर एक ही लिविंग बॉडी में होता है, बराबर ना। उसकी जीन्स दूसरे कोई लिविंग बॉडी से क्या कहते हैं कि मैच नहीं होता है। ऐसा डीएनए क्रिएट करने का काम वो न्यूक्लियस करता है, पता है। जो भी लिविंग थिंग है ना, मतलब हम ह्यूमंस की बात करो, हर ह्यूमन के अंदर एक पर्टिकुलर डीएनए होता है, और वो डीएनए वो किसी और ह्यूमन से कभी भी मैच नहीं करता,
ठीक है ना। हर एक बॉडी में डीएनए अलग अलग होता है, और ये जो बॉडी का डीएनए तैयार होता है ना, वो किसके थ्रू तैयार होता है, तो हर सेल के अंदर इस न्यूक्लियस के थ्रू। इसके अलावा सेल के लिए ज़रूरी प्रोटीन वो ये न्यूक्लियस बनाता है, प्रोटीन बनाता है, या तो राइबोसोम्स बनाता है। राइबोसोम्स ऐसा ये यहाँ का मटेरियल जिसकी वजह से इस सेल को एनर्जी मिलती है। तो ये काम न्यूक्लियस का है, बराबर। इसके अलावा दूसरा न्यूक्लियस का मेन वर्क तो सेल डिवीज़न का है। एक सेल में से जब दूसरा सेल पैदा करना हो तो वो भी इस न्यूक्लियस की हेल्प से ही होता है। एक सेल में से दूसरा सेल कैसे पैदा होता है, तो सपोज कि जैसे एक सेल है, उस सेल के अंदर ये छोटा सा न्यूक्लियस आया हुआ होता है। तो सबसे पहले इसमें सेल डिवीज़न कैसे होता है, तो ये जो न्यूक्लियस है ना, इसी न्यूक्लियस के दो पार्ट होते हैं, और एक न्यूक्लियस में से दो न्यूक्लियस बनते जाते हैं। फोटो ध्यान से समझना, एक न्यूक्लियस में से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं एक ही सेल के अंदर। पहले छोटा सा सेल था, उसमें एक ही न्यूक्लियस था, फिर धीरे धीरे एक न्यूक्लियस में से अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं। फिर ये जो दो न्यूक्लियस है ना, वो दोनों न्यूक्लियस अपनी पूरी बॉडी को डिवाइड कर देते हैं, बॉडी के दो पार्ट कर देते हैं। मतलब अब जो दो न्यूक्लियस हुए ना, उसमें एक न्यूक्लियस के लिए ये एक पार्ट, और दूसरे न्यूक्लियस के लिए सेल का दूसरा पार्ट आ जाता है। मतलब समझो एक सेल में से अलग अलग नए दो सेल बन जाते हैं, इसे कहते हैं सेल डिवीज़न। फिर इन दो सेल में भी धीरे धीरे ये जैसे सेल हुआ, इसमें भी धीरे धीरे एक न्यूक्लियस में से दो न्यूक्लियस बनता है, फिर उस दो न्यूक्लियस में से फिर अलग दो सेल बनते हैं। मतलब एक सेल में से दो सेल बनना, फिर दो में से चार, चार में से आठ, आठ में से 16। ये सेल डिवीज़न की प्रोसेस ये भी किसके थ्रू होती है, तो न्यूक्लियस के थ्रू ही होती है। तो न्यूक्लियस वो सेल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कहलाता है, और इनके थ्रू जो ये सेल डिवीज़न होता है ना, जिसकी वजह से जो नए सेल बनते हैं, फिर उन सेल में कुछ पर्टिकुलर टाइप के चेंजेस आते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप के चेंजेस आते हैं, जिनमें कुछ सेल खुद को इतना मॉडिफाई कर लेते हैं, हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं मॉडिफाई कर लेते हैं, कि जिससे बिल्कुल नई टाइप के वो सेल बन जाते हैं, बराबर। जबकि कुछ सेल्स वो खुद को मॉडिफाई नहीं कर पाते, खुद को अपडेट, खुद को चेंज, खुद को मॉडिफाई नहीं कर पाते, और पुराने टाइप के ही रह जाते हैं। इसकी वजह से जितने भी सेल होते हैं ना, उस सेल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बराबर। उसके अंदर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक सेल। हमेशा जो नए सेल बनते हो ना, वो दो टाइप में आते हैं, यूकारियोटिक एंड प्रोकारियोटिक। यूकारियोटिक सेल वो कहलाता है कि जो डेवलप्ड और न्यू टाइप का सेल हो, कि जिसके अंदर, जिस सेल के अंदर सभी पार्ट पूरी तरह से डेवलप्ड होते हो। सेल के सभी पार्ट्स जो हमने बताया ना, कि भाई बाहर के जो है वो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सेल वॉल, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियल्स, तो ये सभी पार्ट जब पूरी तरह से डेवलप्ड होते हो ना, तो ऐसे सेल को यूकारियोटिक सेल कहते हैं। और वैसे ही जो सेल जो है वो खुद को पूरा डेवलप्ड नहीं कर पाता हो, हमने आगे जैसे बताया एक सेल में से दो सेल बनते हैं, उसमें से जो सेल खुद को पूरा डेवलप्ड कर लेता हो तो वो यूकारियोटिक, और जो सेल खुद को डेवलप्ड नहीं कर पाता हो, जिसके अंदर का ये जो बॉडी है वो पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होता हो, तो उस सेल को हम लोग कहते हैं प्रोकारियोटिक सेल, पुराने टाइप का सेल, बराबर। या तो कहो अंडर डेवलप्ड, अनडेवलप्ड सेल, बराबर ना। तो सेल के ये दो टाइप पे ध्यान देना, यूकारियोटिक सेल एंड प्रोकारियोटिक सेल, बराबर, ठीक है। तो आज जैसे हमने सेल के ये दो टाइप्स और ये सब पॉइंट समझे ना, ऐसे ही सेल का दूसरा आखिरी ऑर्गन, सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन, वो आता है सेल का साइटोप्लाज्म। क्या आता है सेल में, साइटोप्लाज्म। ये लास्ट का जो है वो ये पार्ट, कि जैसे सेल के अंदर ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आसपास का जो है वो ये पूरा पार्ट, वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है, सेल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसके बारे में अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।